रामघाट नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शारदा बेचारी अकेली मेहनत करती थी। प्रसाद एक नंबर का जुआरी था। शारदा कमाई हुई सारे पैसों को प्रसाद जुए में उड़ा देता था। बेचारी शारदा एक छोटा सा ठेला लगाकर मिर्च पकोड़ा बेचा करती थी। दिन रात मेहनत करती थी तो उसको थोड़ा बहुत कमाई होती थी, पर वो कमाई भी प्रसाद मार पीट झगड़ा करके लेकर जाता था। बाप तो बाप, बेटा भी बिगड़ा हुआ था। बेटा रमेश बुरे संगतों में गिरकर आवारागर्दी करके फिरता था। लोगों को मारपीट करना, चोरी चकारी करना और चोरी चकारी किए पैसों को दारू और अय्यासी में उड़ाना, यही उसका काम था। वो जितना कुछ गलत काम चाहे करे, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो माँ की मेहनत की कमाई को हाथ तक नहीं लगाता था। वो आधा दिन घर में रहता था तो आधा दिन जेल में। माँ उससे बहुत परेशान रहती थी। इस बार वो 6 महीने के बाद जेल से छूटकर जब आया तो उसकी माँ शारदा उसे गले लगाकर समझाने की कोशिश की। बेटा रमेश, बाप बेटे तुम दोनों ने मेरे नाक में दम करके रखा है। तुम्हारे बाप को मैं समझा के थक चुकी हूँ। तुम तो मेरी बात मान लो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर गलत संगत में आकर तुम यह सब कुछ काम कर रहे हो। बेटा, आने वाली जिंदगी कैसे बीतेगी किसी को नहीं पता। आज मैं रहूंगी, कल मैं चल बसूंगी। तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। मेरी बात मानो, यह सब कुछ तुम छोड़ दो। तुम शादी कर लो। कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। एक बार शादी हो जाएगी तो तुम सुधर जाओगी। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, मेरी बात मानकर तुम सारे दोस्तों को छोड़ दो। कुछ दिनों में मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर रमेश भावुक हो बैठता है और वो अपनी माँ से, माँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर मुझ जैसे लुच्चे नालायक से कौन शादी करेगा। अपनी बिरादरी में तो कोई लड़की नहीं आएगी, क्योंकि सबको मेरे और बाबा के बारे में सब कुछ मालूम है। देखते देखते कौन लड़की अपनी जिंदगी खराब करने के लिए इस घर में आएगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए सुधरने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारा सपना हमेशा सपना बनकर ही रहेगा। माँ। रमेश की बात सुनकर शारदा खुश हुई। बेटा, तू मुझसे पहले वादा कर कि तू आज से अपने गलत दोस्तों से दूर रहेगा। कुछ महीने के लिए तू मेरे काम में हाथ भी बटाएगा। ये शारदा तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के तेरी शादी करवाएगी। मेरी बात मान ले बेटा, सुधर जा। ठीक है माँ, इस दुनिया में आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आपकी बात मानकर मैं सारे गलत दोस्तों को दूर कर दूंगा और कल से आपके काम में हाथ बटाऊंगा। शारदा के कहे मुताबिक रमेश अगले दिन से अपने सारे दोस्तों को दूर कर देता है और माँ के साथ ठेले पर जाकर व्यापार करता है। बदला हुआ रमेश को देखकर उसके सारे दोस्त उससे दुश्मनी मोड़ लेते हैं। एक दिन सारे दोस्त पीकर आके रमेश के ऊपर वार करते हैं। रमेश बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, पर जब बात बर्दाश्त से बाहर होती है तब वो एक एक करके सारे दोस्तों को खून निकले जितना पीटता है। बाद में फिर से उसको पुलिस कैद कर लेती है और वो फिर से जेल जाता है। इस बार शारदा पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसे उसके बेटे के ऊपर पूरी तरह से उम्मीद भी टूट जाती है, पर जेल जाकर रमेश पूरी तरह से सुधर जाता है। अब वो जेल में खुद पर काबू पाने के लिए योगासन करता है और पूरी तरह से एक नया रमेश में पलट जाता है। जेल से बाहर निकलकर सीधा अपनी माँ के पास आकर माँ के पैर को छूता है। रमेश की ये बदलाव देखकर शारदा खुद आश्चर्य हो जाती है। अब शारदा आंखों में से आंसू लिए रमेश से, बेटा रमेश, मुझे लगता है तू पूरी तरह से बदल गया है। इस बार तू अपनी माँ को धोखा नहीं देगा। चाहे कोई भी आके तुम्हें कितना भी गुस्सा दिलाए, तू उससे पलटवार नहीं करेगा। इस बात की कसम खाकर बोल। मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खा कि तू अपने गुस्से के ऊपर काबू पाएगा। माँ, मैं आपकी कसम खाकर बोलता हूँ, आज के बाद चाहे जो कोई भी आकर मुझे कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, मैं कतई उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, चाहे उस लड़ाई में मेरी जान क्यों ना चली जाए। आपसे वादा करता हूँ माँ। रमेश फिर से एक नया जीवन शुरू करता है। वो फिर से अपनी माँ के काम में जुड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद वही अपने पुराने दोस्त रमेश को उकसाने के लिए उसके ठेले पर पहुंच जाते हैं। अब मगर रमेश बिल्कुल उनके और गौर नहीं करता है। वो सिर्फ अपने काम में ही ध्यान देता है। उन दोस्तों में से एक दोस्त रमेश है। अरे देखो रे, ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के चंगुल पकड़कर चल रहा है। आज अपनी माँ का चंगुल पकड़ रहा है, कल वो बीवी का पकड़ेगा
और वो जोरू का गुलाम बनेगा। देख रहे हैं? रमेश के सारे दोस्त हंसने लगे। बिना गुस्सा दिखाए रमेश वहां पर अपने काम पर ध्यान देने लगा। दोस्त उसे उकसाने में नाकाम होकर वहां से निकल गए। रमेश अपना संयम बनाए रखा। माँ को रमेश के ऊपर भरोसा आ गया और वो तुरंत अनामिका नाम की एक सुंदर लड़की से रमेश का विवाह कर दिया। रमेश और अनामिका की जोड़ी खूब जमी। सारे लोग वाह वाह करने लगे। रमेश अब अपनी माँ को भी घर पर बिठाया और वो खुद अकेले व्यापार संभालने लगा। वो अपनी पत्नी और माँ को पलकों पर बिठाकर देखने लगा। ये बात रमेश के दोस्तों को हजम नहीं हुई। वो रमेश से किसी भी तरह बदला लेने की सोच में थे। रमेश अब अपने बाप को भी सुधारने के चक्कर में था। रमेश एक दिन जुए के अड्डे में जाकर अपने बाप से हाथापाई करके वहां से उठाकर घर पर लेकर आया। खुद के पिता के ऊपर हाथापाई करना अनामिका को पसंद नहीं आई। गुस्से में रमेश से बोली, ये क्या कर रहे हो जी? कोई अपने बाप के साथ ऐसा बर्ताव करता है? किसी जमाने में आप भी गलत इंसान ही थे, लेकिन वक्त ने आपको बदल दिया। थोड़ा वक्त आपके पिता को भी देंगे तो वो भी बदल जाएंगे, लेकिन इस तरह मारपीट करना गलत है। जो भी हो, जैसे भी हो, वो आपके पिता है। जाइए आपके पिता से माफी मांगिए। अनामिका, तुम नहीं जानती हो, इस आदमी ने माँ को बहुत सताया है। इस आदमी के वजह से मेरा बचपन गया और मेरी जवानी भी इसी के वजह से गया। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, ना ही कभी उससे माफी मांगूंगा। आपने अगर अपने पिता से माफी नहीं मांगी तो याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद हम दोनों में दूरी बनाकर रखिए। अनामिका की बात सुनकर प्रसाद की आंखों में से आंसू निकले और वो खुद जाकर अपने बेटे रमेश को गले लगाया और वो रमेश से, बेटा रमेश, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत ज्यादती की। आज के बाद ना मैं जुए के अड्डे पर जाऊंगा, ना ही कोई गलत संगत का साथ दूंगा। बाप बेटे दोनों गले लगाए। उन दोनों को गले लगाते देखकर अनामिका और शारदा दोनों खुश हो गए। बाप बेटे दोनों सुधर जाना रमेश के दोस्तों को पछता नहीं है। अब वो किसी भी कीमत पर रमेश से बदला लेना चाहते हैं। एक दिन रमेश अपना पूरा काम खत्म करके रात के अंधेरे में घर वापस आ रहा था। तभी उसके सारे पुराने दोस्त उस पर वार किए। रमेश ने अपनी माँ से वादा किया था, इसलिए वो चुपचाप सारे मार सह लिया। वो सब रमेश को मार मार के मौत के मुंह पर छोड़ दिए। बेचारा रमेश कोमा में चला गया। अब अनामिका और शारदा दोनों व्यापार संभालने के लिए कमान पकड़े। एक तरफ रमेश मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ बारिश के महीने में सास बहू दोनों ठेले पर मिर्च पकौड़ी बेचकर रमेश की चिकित्सा की देखभाल कर रहे थे। कड़ी मेहनत करके सास बहू दोनों रमेश को कोमा में से बाहर निकाले। रमेश अब धीरे धीरे मौत के मुंह से बाहर निकल गया और ठीक हो गया। रमेश जब पूरी तरह से ठीक हो गया, वो अपने सारे दोस्तों के खिलाफ पुलिस में एक FIR दर्ज किया और पुलिस उन सारे गुंडे मवालियों को अरेस्ट करके जेल में भर्ती किए। रमेश घर आकर पहले माँ का पैर छुआ। माँ, आज तुमने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है माँ। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां मैंने की, फिर भी तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे कभी अपने से अलग नहीं किया। मुझे माफ कर देना माँ। रमेश की बात सुनकर शारदा की आंखें भर आई और वो रोते हुए अपने बेटे से, बेटा रमेश, जितना श्रेय मुझे जाता है उससे ज्यादा श्रेय तुम्हारी पत्नी अनामिका को जाना चाहिए। उसका साथ नहीं होता तो यह मुमकिन ही नहीं हो पाता। वो तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। जिस हिम्मत से उसने तुम्हें और व्यापार को संभाला है, उसकी दाद देनी होगी बेटा। पहले जाकर अपनी पत्नी को गले लगाओ, वो इस घर की लक्ष्मी है। रमेश जाकर अनामिका को गले लगाया और गले लगाकर उसे कहा, अनामिका, तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी क्या हो जाती। तुम मुझे और मेरी परिवार को इतनी अच्छी तरह से संभाले, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे पिता की भी आंखें तुमने ही खोला है। मेरे घर की तुम लक्ष्मी नहीं हो, उससे बढ़कर हो। मेरी माँ के बाद तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी जिंदगी हो। अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी। आपसे ही नहीं, माँ और बापूजी, उन दोनों से भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ जी। ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। उन दोनों को देखकर शारदा की आंखें भर आई और खुशी में आकर शारदा उनसे, मेरा जीवन धन्य हो गया। एक अच्छी बहू, एक अच्छा बेटा और सुधरा हुआ पति, हम सब एक हो गए। मेरा परिवार पूरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस घर का एक चिराग चाहिए। माँ की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आई
ठीक 1 साल के अंदर उनके यहाँ एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। भरतपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद नाम के बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश अपने ही गांव में एक प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करता है। तनख्वाह कम होने के कारण रमेश शादी करने के लिए हमेशा मुकरता था। एक दिन शारदा आकर अपने बेटे रमेश से, बेटा रमेश, ऐसे कितने दिन तक तुम अकेले रहोगे? उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारे हम उम्र के साथी शादी करके 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं, पर तुम शादी के नाम से भी डरते हो। मेरा कहाँ मानो, जल्दी से जल्दी तुम किसी से शादी कर लो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। तुम हाँ बोलोगे तो आज से ही हम उस काम में लग जाएंगे। बेटा, कितने दिन ऐसे रहोगे? तुम्हारे लिए भी एक साथी चाहिए। उम्र बढ़ती जाएगी तो कोई लड़की भी नहीं देगा। आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि कोई लड़की भी नहीं देगा। हाँ बोल दो बेटा, हाँ बोल दो। माँ की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और रमेश परेशानी में आकर माँ से बोलता है, माँ, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी इतनी कम कमाई में मैं शादी करके क्या करूँगा? शादी करूँगा तो कुछ ही दिनों में बच्चे पैदा हो जाएंगे। उनकी परवरिश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा माँ। और ऊपर से बीवी अच्छी होगी तो ठीक है, अगर वो बुरी निकली तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मुझे बार बार शादी करने के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़िए माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और बाबूजी को भी कहिए कि मेरी शादी के बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। मैं अपनी इतनी कम कमाई में शादी नहीं कर सकता माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है और फिर से वो मनाने के चक्कर में बेटे से बात करती है। बेटा, तुम अगर पैसों के बारे में सोच रहे हो तो उसका जुगाड़ मैं करूंगी। तुम्हें पता है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मैं अपने ही घर के सामने अपने आंगन में एक ठेला लगाऊंगी और चिकन 65 का बिजनेस करूंगी ताकि हमें पैसों की कमी ना हो। घर का खर्चा, तुम्हारा खर्चा, आने वाली बहू का खर्चा, पूरा खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। तुम मुझ पर यकीन रखो बेटा, मैं तुम पर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। बस तुम मेरी बात मानकर शादी के लिए हाँ कर दो बेटा, तुम मना मत करो। माँ की बात सुनकर रमेश की हिम्मत बढ़ जाती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। शारदा अब अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से रमेश की शादी करवा देती है। अनामिका गरीब जरूर है पर वो बहुत लालची है। शादी के पहले ही दिन उसकी नजर चिकन 65 के ठेले पर आके गिरती है। शारदा के हाथों से बने चिकन 65 इतना अच्छा होता है कि लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाता है। उस भीड़ को देखकर अनामिका के मन में लालच जाग जाता है और वो चाहती है कि काउंटर पर वो बैठे और पूरा पैसा हड़प ले। रमेश अनामिका के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि अब उसे माँ और बाप दोनों दिखाई नहीं देते। अनामिका पूरी तरह से रमेश को अपनी जाल में फंसा देती है। एक दिन अनामिका रमेश के पास जाकर, सुनिए तो, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं जी? सच बताइए, झूठ बोलेंगे तो मेरी मौत की कसम। रमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, ये भी कोई पूछने की बात है पगली? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो मैं उनको जान से मार दूंगा। अरे तुम्हारी प्यार की कसम, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा जानू। पति की बात सुनकर अनामिका हंसते हुए उसको गले लगाती है और उससे कहती है, आप सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं जी? किसी की जान भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। मुझसे कितना प्यार करते हैं ये साबित करना है तो चिकन 65 काउंटर पर मुझे ही बिठा दीजिए। मैं काउंटर संभालूंगी और माँ जी चिकन 65 बेचेंगी तो अच्छा रहेगा। क्यों, आप अपनी माँ को मना सकते हैं? क्या आप अपनी माँ से बात कर सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। आपको अब साबित करने का मौका मिल चुका है। जाइए और साबित कीजिए। जाइए, जाइए ना पतिदेव, और साबित कीजिए। रमेश अनामिका की बात सुनकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और वो अपनी माँ से बात करता है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी माँ। तब शारदा अपने बेटे से पूछती है, बोलो बेटा, क्या बात करनी थी? हिचकिचाओ मत, जो भी बात करनी है मेरे सामने बात करो। कैसे बोलूं माँ? बोलने के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं प्यार में पागल हो गया हूँ। मुझे ना मेरी अनामिका बहुत पसंद है माँ।
मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अनामिका चिकन 65 के काउंटर पर बैठे, ताकि आपके काम में वो भी हाथ बटाए और आप दोनों साथ साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको भी थोड़ा हल्का हो जाएगा ना माँ। क्यों, क्या बोल रही हैं? पर बेटा, नई नवेली दुल्हन जाकर थैले पे बैठेगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? शादी होकर 10 दिन भी नहीं हुए और सास बहू से काम करवा रही है, ये सोचकर लोग क्या सोचेंगे? और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू काम करे। वो महारानी की तरह घर पर रहे और मैं पूरा काम करूँ। बेटा, ऐसा काम करना बहुत बुरी बात है बेटा। वो घर पर रहे और महारानी की तरह ठाट माट में रहे बेटा, मैं यही चाहती हूँ। माँ, मैंने आपको बता दिया ना, आज से ठेले पर अनामिका काउंटर संभालेगी। इससे आगे मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए माँ। कान खोल कर सुन लीजिए, मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है। इतना कहकर रमेश वहां से निकल जाता है और उसी दिन से अनामिका आकर काउंटर संभालती है। अनामिका को देखकर लोग सभी अजीबो-गरीबो तरीके से देखते हैं। शारदा को अच्छा नहीं लगता है, पर अनामिका उन सब बातों को छोड़कर उसकी नजर सिर्फ काउंटर पर आते पैसों के ऊपर रहती है। धंधा खत्म होने के बाद सारा पैसा वो खुद लेकर अपने ही अलमारी में छुपा देती है। अब सामान खरीदने के लिए भी शारदा को अनामिका से मांगने की नौबत आ जाती है। दिन बीतते जाते हैं। अनामिका अब उस ठेले का पूरी तरह से मालकिन बन जाती है और वो अपने सास के साथ नौकरानी जैसी बर्ताव करती है। एक दिन चिकन 65 बनाने में थोड़ा वक्त हो जाता है तो अनामिका अपने सास के ऊपर गुस्सा जताती है। अरे वो बुढ़िया, ऐसे आहिस्ता काम करोगी तो धंधा कैसे होगा? जल्दी जल्दी काम करो। तीनों पहर दबा के खाती हो, खा खा कर कैसे मोटी बन गई हो, क्या कभी तुमने खुद को देखा है? मेरे पति ने तुम्हें सर के ऊपर चढ़ा के रखे है, इसलिए तू ऐसा बर्ताव कर रही है। मुझे तो लगता है पहले उनको सुधारना होगा। अब मुंह क्या देख रही हो? जाकर काम कर। अनामिका की बात सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर चुपचाप रोने लगती है। शारदा जाकर अपने बेटे रमेश से अनामिका की शिकायत करती है। बेटा रमेश, तुम्हारी बीवी का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे साथ नौकरों के जैसा बर्ताव करती है और सभी ग्राहकों के सामने मुझे डांटती है और काउंटर का पूरा पैसा वो खुद ले जाती है और पूरा पैसा अपने अलमारी में छुपाती है। एक बार अपने पत्नी से बात करो। आज के बाद ग्राहकों के सामने मुझे डांटना बंद कर दे, वरना मैं ये धंधा ही बंद कर दूंगी। रमेश अपनी बीवी से ये सारी बातें बताता है। अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और वो रमेश को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा देती है और गुस्से में आकर शारदा के पास पहुंच जाती है। अरे वो खड़ूस बुढ़िया, बहुत बोल रही है तू। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काएगी। आज के बाद तू देख लेना मैं तेरे साथ अब क्या क्या करूंगी। तू खुद को बहुत बड़ी कारीगर समझ रही है। आज से तुझे थैले पर बैठने की जरूरत नहीं है। वो चिकन 65 भी मैं खुद बनाऊंगी और खुद बेचूंगी और वो ठेला मेरा ही होगा। देख अनामिका, तू गरीब है सोचकर मैं तुझे अपने घर ले आई, पर तू इतनी लालची और कमीनी किस्म की औरत है, ये बात मुझे आज मालूम पड़ी। गरीब घर की है, तुम में अच्छे संस्कार होंगे ये सोचकर मैं तुम्हें अपने घर ले आई और अपने बेटे से शादी करवाई। तू मुझसे पंगा लेना चाहती है ना? जाकर आज से ठेला तू संभाल। मैं भी देखती हूँ तू कितना बिजनेस करेगी। जा, ये मेरा चैलेंज है तुझसे। उस दिन से अनामिका खुद चिकन 65 बनाना शुरू कर दी और उसके हाथों से बने चिकन 65 को खाने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया। देखते ही देखते धंधा मंदा पड़ गया। दूसरी तरफ रमेश की नौकरी भी चली गई। घर में खाने के वांदे पड़ गए। भूख के मारे अनामिका बिस्तर पकड़ ली। तब अनामिका रोते हुए आकर शारदा के चरणों में गिरी। शारदा का मन पिघल गया और वो फिर से कमान पकड़ लिया। फिर से उसने ठेला संभाल लिया। फिर से धंधा चल पड़ा। शारदा और अनामिका अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उनका व्यापार दिन ब दिन समृद्ध होता गया। शारदा और अनामिका दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे। रमेश के अंदर भी सुधार आया और उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई।